बच्चों हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं और विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव। आज हम देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, द्विध्रुव, दो ध्रुव हों जिसके, ठीक है, दो ध्रुव है जिसके, ध्रुव का मतलब पोल, डाइपोल, ठीक है। तो देखते हैं डाइपोल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके आघूर्ण क्या होते हैं, इनके मानों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर अपने पास दो आवेश हैं जो कि विजातीय हैं, एक प्लस का और एक माइनस का है, उसको बिल्कुल पास पास रख दें। हम क्या करें, एक प्लस का आवेश क्यों और एक माइनस का आवेश क्यों बिल्कुल पास पास रख दें, दो ए दूरी पर रख दें या डी दूरी पर रख दें, बिल्कुल पास पास रखोगे, इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहते हैं द्विध्रुव, ठीक है। इसी प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। लिखना चाहें तो लिख लें, कॉपी पेन लेके अवश्य बैठें। उम्मीद करता हूँ सभी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि आपका विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, या विद्युत द्विध्रुव के बारे में लिखिए, या विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो ये यहाँ लिख के आएंगे। एक चित्र बनाएंगे हम, ये अपने पास प्लस क्यों है, ये माइनस क्यों है, बीच की दूरी हमने क्या की, डी मान ली। आप 2a भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कई किताबों ने 2a मान रखा है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। डी मानिए, के मानिए, पी मानिए, लैम्बडा मानिए, अपनी मर्जी है वो मानिए, बस अपने को लिखने में सावधानी रखनी है। तो लिखने में क्या बताना है आपको, परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत आवेशों के युग्म जो कि परस्पर अल्प दूरी पर रखे हों द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। परिभाषा देनी है, परिमाण में तो क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। दोनों क्या है, आवेशों का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं और बहुत ही कम दूरी पे रखे हुए हैं। दूरी क्या है, बहुत ही कम है। इस प्रकार की जो व्यवस्था बनी हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलिए, विद्युत द्विध्रुव बोलिए, या द्विध्रुव बोलिए, बोल सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देना चाहें तो ये एग्जाम्पल है HCl, NaCl, KCl, H2O इत्यादि, ठीक है। ये डायग्राम दिखा सकते हैं इसका। हाइड्रोजन प्लस का है, क्लोराइड क्या है, माइनस का है, बहुत कम दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत ही कम दूरी पे रखे हुए हैं। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड के लिए भी बता सकते हैं। तो ये चित्र बना देंगे, ये भी हम चित्र बना के आएंगे। तो समझ गए द्विध्रुव किसे कहते हैं। कुछ गुण देख लेते हैं, इसके कुछ टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं कि द्विध्रुव की दिशा क्या होती है। द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, तो यहाँ पे जो द्विध्रुव की दिशा होती है माइनस क्यू से क्यू की ओर होती है। क्या होगी, माइनस क्यू से क्यू की ओर। जैसे ये है अपने पास, तो ये माइनस का क्यू है, ये क्यू, तो इसकी दिशा यूँ होगी, ठीक है। माइनस क्यू से क्या होगा, क्यू की ओर होगी, तो इसको हम द्विध्रुव की दिशा कहेंगे। समझ गए बात को। ये मेरे पास माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, तो इसकी दिशा माइनस क्यू से क्यू की ओर ली जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि द्विध्रुव की दिशा बताइए या कैसी होती है, तो आप बताएंगे ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ठीक है। अब जो इसको लाइन है बीच में जोड़ी जा रही है, लाइन क्या होता है, इसका अक्ष कहलाता है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इसका अक्ष कहते हैं, द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। और इस लाइन का, यानी ये जो लाइन है, पृथक्करण जिसे बोलते हैं आप, इनकी बीच की बिंदु लेंगे, जो दूरी है ना बिल्कुल बीच में बिंदु लेंगे। सपोज कीजिए बीच में यहाँ पे ये बिंदु आ रहा है, ये P बिंदु अगर बीच में लेते हैं, तो ये जो P बिंदु है ये द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। क्या होता है, ये द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है द्विध्रुव का केंद्र बताइए, तो आप बता के आ सकते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू को जोड़ने वाली रेखा, या फिर पृथक्करण भी बोल सकते हैं, है ना, का मध्य बिंदु द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। क्या होगा, ये द्विध्रुव का क्या होगा, ये द्विध्रुव का केंद्र कहलाएगा, ठीक है। अब देखो द्विध्रुव की बात करें, ये प्लस का है, ये माइनस का है, बराबर परिमाण का है, तो जनरली आपको यूँ लगेगा क्या होगा, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू रखे हुए हैं तो कुछ ना कुछ इनका विद्युत क्षेत्र होता है। वो विद्युत क्षेत्र क्यों होता है, इनकी दूरियों के कारण। अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, अल्प दूरी पर रहने के कारण क्या करते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र को यथार्थ रूप में समाप्त नहीं कर पाते, तो कुछ ना कुछ इनके मध्य क्षेत्र रह जाता है। तो ये चीज़ भी, इसकी विशेषता के लिए चीज़ भी लिख के आ जाएंगे कि प्रत्यक्ष रूप से द्विध्रुव का आवेश शून्य होता है। प्रत्यक्ष रूप से द्विध्रुव का आवेश क्या होता है, शून्य होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि इनके मध्य कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इनके मध्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, थोड़ा बहुत विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। दोनों आवेशों के मध्य अल्प दूरी है, इस कारण एक दूसरे को पूर्ण रूप से निरस्त नहीं कर पाते हैं।
ये बात ध्यान रखना, इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त नहीं कर सकते। हाँ, अगर दूरियां बढ़ा देंगे तो कुछ ना कुछ आएगा परिवर्तन, वो परिवर्तन के लिए हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे आगे की क्लासों में पढ़ोगे, अगले वीडियो जाएंगे ना उसके बारे में पढ़ेंगे अभी, है ना। फिलहाल तो देखते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखिए जब आपके पास द्विध्रुव समझ में आ गया तो आप द्विध्रुव आघूर्ण को भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है द्विध्रुव पर उपस्थित किसी आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल। आवेश का जो परिमाण था दोनों का बराबर था, प्लस क्यू और माइनस क्यू था ना, तो आवेश का परिमाण कितना हो गया, प्लस का क्यों ले लें माइनस का क्यों ले लें, जब परिमाण लेंगे तो क्यों बोलेंगे। और उनके मध्य की दूरी जो आपने मान रखी है, मैंने डी मान रखी है तो डी हो जाएगा, अगर किसी ने 2a मान रखी है तो क्या होगा, 2a हो जाएगा। तो उनका जो गुणनफल होगा q और d का, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और द्विध्रुव के आघूर्ण को हम जनरली p से दिखाते हैं, है ना, p से दिखाते हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, p वेक्टर बराबर लिखेंगे q इंटू डी वेक्टर, ठीक है। p वेक्टर बराबर q इंटू डी वेक्टर। जी हाँ, आप जानते हैं आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। और मैंने बताया था जब आप इस तरह लिख के आएँ तो परीक्षा में क्या करें, बताएं भी कि p क्या है, q क्या है, d क्या है। ये आप ज़रूर बताएं कि d दोनों आवेशों के मध्य की क्या है, दूरी है। d क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है, q आवेश का परिमाण है और p क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण है, ठीक है। ये बता के ज़रूर आए। मात्रक निकालना चाहते हैं, मात्रक निकालना बिल्कुल आसान है। इसका क्या देखा आपने, q इंटू डी बोला है, q इंटू डी। q का मात्रक क्या था, आवेश का, है ना, मात्रक क्या था, कूलाम, और d यानी क्या हो गया, मीटर। बस सीधी सी बात है कि द्विध्रुव का अगर आघूर्ण का मात्रक निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर होगा, ठीक है, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा, ठीक है। विमा, विमा भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, सूत्र में रखिए और विमा आ जाएगा। देखिए q बराबर होता है IT, अपन ने कई बार देख लिया इसको, है ना, q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो यहाँ पे आप क्या करें, q की जो विमा निकलेगी ये निकलेगी क्या, t की घात 1 और a की घात 1। क्यों, I यानी धारा, धारा की विमा a एम्पेयर थी, और t यानी समय, समय की विमा कितनी थी, t थी, पहले भी अपन ने निकाल लिया। तो q की विमा क्या आ गई, AT आ गई या TA आ गई, और बीच में उधर क्या है, देखिए यहाँ पे क्या था मेरे पास, d था, है ना, d था ना। तो d का क्या होगा, दूरी, दूरी की क्या होगी, l, भाई दूरी की क्या होगी, l। मैंने यहाँ पे लिखा है p बराबर QD, क्योंकि आपने बताई a और t और d की कितनी, l। तो बस इसको सेट कर लो ना, m है नहीं, l की घात 1, t की घात 1 और a की घात 1। तो ये अपने पास क्या आ गई, इसकी विमा आ गई, हमारे पास क्या आ गई, इसकी विमा आ गई। तो इसकी विमा ये हो गई m0, L1, T1 और A1। वेक्टर लगा के मैंने आपको पहले ही बता दिया, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि होती है। ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है, वेक्टर है ये, क्लियर, यानी दिशा चाहिए इसके लिए। फिर यहाँ जो विस्थापन की दिशा है, जो विस्थापन की दिशा है वो क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो बस यहाँ पे भी यही बोलना है कि यहाँ विस्थापन की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, अतः द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ही होती है। ये चीज़ लिख के आना है अपने को, ठीक है। आपको मैंने द्विध्रुव बता दिया क्या होता है, और द्विध्रुव आघूर्ण देख लिया, उसके मात्रक देख लिया और विभा देख लिया। एक छोटी सी चीज़ और है, वो कहलाता है ये बिंदु द्विध्रुव। बिंदु द्विध्रुव, देखो नाम से पहचान गए होंगे, बिंदु हो जाए, क्या हो, मेरे पास एक ये था, एक ये था, इनको बिल्कुल पास में लाके एक दूसरे पे लगा दूं तो क्या होगा, एक बिंदु जैसा ही नज़र आएगा। एक दूसरे पे लगा दें तो अपने को क्या होगा, एक बिंदु जैसा ही नज़र आएगा। तो कब आएगा एक दूसरे पे, ये आएगा उनके मध्य जो दूरी है वो क्या कर दें, समाप्त कर दें, मध्य की दूरी को क्या करें, समाप्त कर दें, तो एक पे आ जाएगा अपने पास। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ कहा है मैंने कि ऐसा द्विध्रुव जिस पर दोनों आवेश एक ही बिंदु पर केंद्रित हो, दोनों आवेश क्या हो, एक ही बिंदु पर केंद्रित हो, बिंदु द्विध्रुव कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, बिंदु द्विध्रुव कहलाते हैं। इसका मतलब बीच की दूरी क्या हो गई, 0 हो गई ना। तो यहाँ पे d का मान 0 रखिए, p का मान क्या आएगा, 0 आएगा, p का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ बिंदु द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है,
शून्य होता है। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में इस द्विध्रुव के बारे में और पढ़ेंगे। अक्ष क्या होता है, निरक्ष क्या होता है, अक्ष पे तीव्रता कैसे निकालते हैं, निरक्ष पे तीव्रता कैसे निकालते हैं, किसी बिंदु पर तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है।